Hello everyone, my name is Daisy and in this video I am going to explain chapter 8 comparing quantities of class 8. ओके तो स्टार्ट करते हैं। देखिए कंपेयरिंग क्वांटिटीज हम कुछ प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, तो उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। तो हमने किन्हीं दो चीज़ों को कंपेयर करने के कुछ मेथड्स पढ़े हैं, लाइक रेशो एंड परसेंटेजेस। ओके तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेशो की। अच्छा, रेशो क्या होता है? दो क्वांटिटीज को कंपेयर करना ही रेशो है। ओके तो अब होता क्या है कि कंपेयर करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है कि जो भी क्वांटिटीज हम कंपेयर कर रहे हैं उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। लाइक अगर हम बात करें हाइट के बारे में, ठीक है, कि किसी भी दो चीजों की हाइट हम कंपेयर कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए? हाइट की यूनिट सेम होनी चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक मीटर में है और एक सेंटीमीटर में है। ठीक है, पहले अगर हमें ऐसे गिवन है कि एक मीटर है और एक सेंटीमीटर है तो हम क्या करेंगे? दोनों यूनिट्स को सेम बनाएंगे एंड देन हम कंपेयर करेंगे, उनको रेशो में लिखेंगे। ओके अच्छा, अब रेशो में हम करते कैसे हैं? देखिए लाइक हमारे पास है एक एग्जांपल हम लेते हैं कि नंबर ऑफ एप्पल्स हमारे पास 20 है। ये हो गए हमारे एप्पल्स। ओके एंड सपोज 30 हमारे पास ऑरेंजेस है। ठीक, 20 एप्पल है और 30 ऑरेंजेस है। ठीक, तो अभी हम अगर ऐसे बोलें कि एप्पल का ऑरेंज के साथ रेशियो फाइंड आउट करो, यानी एप्पल रेशियो ऑरेंजेस, ठीक है, तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा? 20:30। और ये जो साइन है रेशियो, इसको हम is to कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? is to, यानी 20:30। और अगर 20 और 30 को हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लें, क्योंकि फ्रैक्शन भी एक कंपेयर करने का मेथड है। अगर हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लें तो यहां से हमें क्या मिलता है? 2/3। ओके, और 2/3 को अगेन हम रेशो में लिख सकते हैं, यानी फाइनली नंबर ऑफ एप्पल्स टू द नंबर ऑफ ऑरेंजेस का रेशियो हमारा आया 2:3। तो ये तो हो गया हमारा रेशियो फाइंड आउट करने का तरीका कि अगर हमें दो क्वांटिटीज को कंपेयर करना है, उनको रेशियो में लिखना है, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, अब एक चीज ये हमेशा आप याद रखिएगा कि यूनिट सेम होनी चाहिए। अभी इस एग्जांपल में तो नंबर ऑफ एप्पल्स हैं और नंबर ऑफ ऑरेंजेस हैं, तो यूनिट कुछ है ही नहीं है। ओके, बट जैसे हम अगर सपोज एग्जांपल लें 50 पैसे टू 1 रुपीज, ठीक है, 50 पैसे और 1 रुपी का अगर हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा? ये तो रुपीज है और ये पैसे हैं, हम इनको कंपेयर नहीं कर सकते। तो इसलिए पहले रुपीज को हम क्या करेंगे? पैसा बना लेंगे। और हमें पता है 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसे होता है। ठीक है, तो अब हमें किसको कंपेयर करना है? 50 पैसे को 100 पैसे से। ठीक है, और इसका हम इजीली लिख सकते हैं फिर 50:100, यानी 50 से ये कट हो जाएगा 1/2 और 1:2 हमारा फाइनली रेशियो आ जाएगा। ओके ठीक है, तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए जब भी हम दो क्वांटिटीज को कंपेयर कर रहे हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड नेक्स्ट इज परसेंटेज। अब परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं? देखिए हमारे पास नंबर ऑफ एप्पल्स है 20, नंबर ऑफ ऑरेंजेस है 30, तो टोटल नंबर ऑफ फ्रूट कितना हो गया? 20 + 30 यानी 50 हो गए। ओके, तो टोटल फ्रूट कितने हैं? 50। तो अब हम अगर हमसे बोला गया कि आप नंबर ऑफ एप्पल जो हमें गिवन है उनका परसेंटेज निकालो, तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए नंबर ऑफ एप्पल कितना है? 20 अपॉन टोटल फ्रूट हमारा कितना है?
50, और क्योंकि बात हो रही है परसेंटेज की इसलिए मल्टीप्लाई 100 होगा। ओके, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 0 से हमारी 0 कैंसिल आउट हो गई एंड 5 से ये 20 टाइम, देन वी विल गेट 40%। ओके, तो एप्पल का परसेंटेज कितना आ गया? 40%। अब अगर हमें ऑरेंजेस का भी वो पूछ ले कि बताइए ऑरेंज का कितना परसेंट है, तो एक मेथड तो है कि हम इसको कैलकुलेट ऐसे ही करेंगे। नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितना है हमारा? 30, ठीक है, एंड टोटल नंबर ऑफ फ्रूट इनटू 100, तो यहां से हमें मिल जाएगा 60%। ओके, तो एक मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड क्या है कि टोटल होता है हमारा परसेंटेज में 100। ओके, तो 100 से 40 जो हमने निकाला था एप्पल का उसको माइनस कर दो, तो 100 माइनस 40 हमारा 60% आ जाएगा। किसका? ऑरेंज का। ठीक है, तो ये मेथड हो गए हमारे रेशियो में कैसे क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं और परसेंटेजेस में कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट है हमारा इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट फाइंड करना। तो इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट कैसे फाइंड करते हैं और इंक्रीज और डिक्रीज क्या होता है? देखिए, अगर लाइक हम मार्केट जाते हैं तो वहां पर हम कुछ ऐसे देखते हैं कि मार्क प्राइस ये है और इसमें इतना परसेंट हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, या फिर क्या होता है, कुछ हम एडवर्टाइज पढ़ते हैं, कुछ एड हम देखते हैं कि उनमें होता है कि भाई लास्ट ईयर इतना प्राइस था। लाइक अगर हम पेट्रोल की बात करें, लास्ट ईयर पेट्रोल का रेट ये था और इस साल इतना परसेंट बढ़ गया। ठीक है, तो मतलब इंक्रीज हो गया। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इतना परसेंट बढ़ गया यानी कितना बढ़ गया? ठीक, अच्छा, ऐसे ही कुछ चीजों में डिक्रीज भी हो सकता है रेट की इतना था कम हो गया। लाइक गैजेट्स, ठीक है, गैजेट्स में क्या होता है, रेट जब वो लॉन्च होते हैं तो रेट उनका बहुत ज्यादा होता है और धीरे धीरे जब उनसे ऊपर वाला कोई गैजेट लॉन्च हो जाता है तो रेट उनके कम हो जाते हैं यानी डिक्रीज प्राइस हो जाते हैं। ठीक, तो ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, या अगर हमें परसेंट गिवन है तो उसका प्राइस क्या होगा। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं। लाइक हमारे पास गोल्ड का प्राइस है ₹5000 पर ग्राम। ठीक है, और ये हमारा लास्ट ईयर का प्राइस है। ओके, लास्ट ईयर गोल्ड प्राइस ये था पर ग्राम। ठीक, अब उसने बोला कि दिस ईयर वो कितना इंक्रीज हो गया। सपोज 10% इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो अभी हम एक्चुअल प्राइस यानी हमें कितना पे करना है वो कैसे निकालेंगे? उसको निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा कि इंक्रीज प्राइस कितना हुआ है, यानी जो इंक्रीज हुआ है अमाउंट वो कितना है। तो निकालते हैं, इसको लिखेंगे इंक्रीज्ड अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा 10% ऑफ 5000। ठीक है, तो 10/100 इंटू 5000 और यहां से कैलकुलेट करेंगे। 20 से 20 कैंसिल हो गई तो हमें कितने रुपए मिल गया? ये आ गया हमारा 500 रुपीज। ओके, तो अब जो हमारा अमाउंट इंक्रीज हुआ है उसको हम जो हमारा मार्क प्राइस था या लास्ट प्राइस था उसमें हम प्लस कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा हमें? न्यू प्राइस, जो इस साल गोल्ड का प्राइस है वो हमें मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख लेते हैं न्यू प्राइस। ठीक है, या न्यू अमाउंट कितना हो जाएगा 5000 प्लस 500 यानी कितने रुपीस? 5500 रुपीज। ओके, तो ये हो गया हमारा एक्चुअल प्राइस दिस ईयर। ठीक, अब ऐसे ही हम डिक्रीज के लिए भी
फाइंड आउट कर सकते हैं। डिक्रीज में क्या करेंगे, ऐसे यहां तक हम निकालेंगे, इंक्रीज नहीं डिक्रीज्ड अमाउंट। ओके, और फाइनली न्यू प्राइस के लिए हम डिक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहां पर माइनस करेंगे और आंसर क्या मिल जाएगा, 4500 रुपीज। ओके, तो डिक्रीज भी इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है डिस्काउंट। ओके, तो डिस्काउंट हमारा सबसे पहले होता क्या है, डिस्काउंट होता है हमारा रिडक्शन ऑफ मनी ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अगर हम कोई चीज खरीद रहे हैं, उसके ऊपर हमें शॉपकीपर ने बोला या उसके ऊपर उसने लिखा हुआ है कि ये 20% डिस्काउंट है एमआरपी पर, ठीक है, यानी मार्क प्राइस पर। ठीक, मार्क प्राइस क्या होता है, जो उसके ऊपर टैग के ऊपर प्राइस लिखा होता है, दैट इज मार्क प्राइस। ठीक, अब जितना परसेंट डिस्काउंट हमें दे रहा है उसको हम कैलकुलेट करते हैं और एक्चुअली हमें कितना बिल पे करना है ये हम निकालते हैं। पर कैसे, तो उसको देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल सपोज हमारा है कि किसी भी आइटम का रेट है लाइक ₹840। ठीक, कोई आइटम है जिसका कि ये क्या है, मार्क प्राइस है। मार्क प्राइस को हमने एमपी लिख दिया। ओके, अब मार्क प्राइस मैं बता चुकी हूँ क्या होता है, जो हमारा टैग के ऊपर प्राइस होता है वो उसका मार्क प्राइस होता है। ठीक है, अब सेल किया, बोला कि मैं इसको 714 रुपीज में आपको दे रहा हूं, तो ये हो गया इसका सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, ठीक है। देखिए मार्क प्राइस हमें पता चल रहा है देखने से ही कि मार्क प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो डेफिनेटली वो उसको कम प्राइस पर सेल कर रहा है। अब कितने कम प्राइस पर सेल कर रहा है, यानी हमें कितना डिस्काउंट वो दे रहा है, ये हम देखते हैं। तो क्या करेंगे, इससे इसको यानी मार्क प्राइस से सेल प्राइस को माइनस कर देंगे, तो डिस्काउंट हमारा क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस को हम एसपी लिख देते हैं। ठीक है, तो क्या है मार्क प्राइस हमारा 840 रुपीज और सेलिंग प्राइस क्या है 714, तो यहां से हमें मिल गया 126 रुपीज। तो ये तो आ गया हमारा डिस्काउंट, ठीक, जो शॉपकीपर ने हमें दिया उस आइटम के ऊपर। अब हमें इसके बाद क्या निकालना है, डिस्काउंट परसेंट निकालना है कि भाई उसने इतना अमाउंट तो हमें दे दिया डिस्काउंट में, बट कितना परसेंट है ये, तो उसको कैसे निकालेंगे, तो डिस्काउंट परसेंट हम कैसे निकालेंगे, जो हमारा डिस्काउंट है वो यानी 126 अपॉन जो हमारा मार्क प्राइस है, और मार्क प्राइस क्या है हमारा 840। अब क्योंकि परसेंट की बात कर रहे हैं इसलिए 100। ओके, तो ऐसे हम यहां से डिस्काउंट परसेंट निकाल सकते हैं। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो कैलकुलेट करके आ जाएगा आपका 15%। ठीक है, तो यहां से क्लियर हुआ कि कैसे तो हमें डिस्काउंट निकालना है और कैसे हमें डिस्काउंट पे परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा एस्टिमेशन इन परसेंटेज। परसेंटेज अगर हमें गिवन है, ठीक है, तो हम उसको कैसे एस्टिमेट करके निकालेंगे कि इसका प्राइस ये होगा। जो भी चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं उसको हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। तो लाइक हमें एग्जाम्पल दिया कि किसी आइटम का रेट दिया हुआ है सपोज 525 रुपीज, ठीक है, ये मार्क प्राइस है, और शॉपकीपर ने हमें क्या बोला कि भाई मैं आपको इसके ऊपर 10% डिस्काउंट दे दूंगा। तो अब हम वहां पर खड़े खड़े फटाफट से कैसे एस्टिमेट करके पता करेंगे कि हमारा बिल क्या होगा, यानी हमें क्या पे करना होगा। तो देखिए कैसे करेंगे, इस नंबर को हम राउंड ऑफ कर लेंगे, तो राउंड ऑफ करेंगे तो ये हमारा 500 हो जाएगा, यानी 100 नियरेस्ट 100 हम राउंड ऑफ कर रहे हैं इसको। ठीक है, अब नियरेस्ट 100 525 का डेफिनेटली 500 होगा। ये हमारा मेन इसमें स्टेप है कि उस अमाउंट को हम राउंड ऑफ कर लें। ठीक है,
अब इसका 10% हम देख रहे हैं कि अगर हम इसका 10% निकालेंगे तो 50 रुपीज आएगा, हमें पता है, ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। और बिल अमाउंट निकालने के लिए इससे इसको माइनस कर देंगे 500 से, वो भी मेंटल कैलकुलेशन ही करेंगे, तो हमारा अप्रोक्सीमेट 450 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक मेथड हुआ। अगर हम इंस्टेंटली जल्दी से कैलकुलेट कर रहे हैं कि इतना डिस्काउंट है या इतने % डिस्काउंट है, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट के बारे में हम बात करेंगे कि क्या होते हैं। देखिए ये भी हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट और लॉस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा आइडिया लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है। जिस प्राइस पर हम किसी सामान को खरीदते हैं, किसी आइटम को खरीदते हैं, दैट इज कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस क्या होता है, उस आर्टिकल को, उस आइटम को जिस प्राइस पर आप आगे सेल कर रहे हैं, दैट इज सेलिंग प्राइस। ओके, अब प्रॉफिट की और लॉस की अगर हम बात करते हैं तो देखिए कंडीशन हमारी 3 बनती है कि अगर हमारा सीपी एसपी के इक्वल है, यानी जिस रेट पर हमने खरीदा उसी रेट पर हमने सेल कर दिया, तो यहां पर हमें नो प्रॉफिट होगा, कोई हमें प्रॉफिट नहीं होगा, और नो लॉस। ठीक है, ना कुछ प्रॉफिट हुआ ना ही हमारा कुछ लॉस हुआ। अब सेकंड कंडीशन हमारी आती है कि अगर हमारा सीपी एसपी से बड़ा है, यानी कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो डेफिनेटली हमें लॉस होगा। ठीक है, क्योंकि हम ज्यादा पैसे देकर खरीद रहे हैं और कम रेट हम उससे ले रहे हैं, तो हमें लॉस ही होना है। ठीक है, तो जब लॉस होगा तो हमारा यहाँ पे लॉस कैसे निकालेंगे, इक्वल टू होगा सीपी माइनस एसपी। नेक्स्ट आता है हमारा सीपी अगर छोटा है, सीपी इज लेस देन एसपी, यानी आप जिस प्राइस पे हम खरीद रहे हैं उससे ज्यादा प्राइस पर हम उसको सेल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें यहां पर क्या होने वाला है, प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट को कैसे निकालते हैं, और प्रॉफिट के लिए हम सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे, तो ये हमारा निकल गया प्रॉफिट। ठीक, तो ये 3 तो हमारी कंडीशंस हो गई कि हम कैसे पता करेंगे कि भाई यहाँ पे लॉस हो रहा है और यहाँ पर हमारा प्रॉफिट हो रहा है। ओके, अब लॉस परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करने का क्या मेथड है। देखिए, चाहे हम लॉस निकाले चाहे हम प्रॉफिट निकाले, बट हम डिनोमिनेटर में सीपी को ही लेंगे, यानी कॉस्ट प्राइस को लेंगे, या हम कह सकते हैं कि हम लॉस को और प्रॉफिट दोनों जब निकाल रहे हैं, दोनों को ही हम कॉस्ट प्राइस से ही डिवाइड करेंगे, यानी कॉस्ट प्राइस पर ही निकालेंगे। ठीक है, तो उनके फॉर्मूलेज क्या बनेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू हमारा बनेगा प्रॉफिट अपॉन, अभी मैंने बताया कि हम ओवर द कॉस्ट प्राइस ही निकालेंगे, यानी अपॉन सीपी, और क्योंकि परसेंटेज की बात करें इसलिए 100। ठीक है, अब लॉस को भी देख लेते हैं। ये क्या होगा, प्रॉफिट की जगह क्या आ जाएगा हमारा, बस लॉस आ जाएगा, अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूले और हो गए हमारे। क्या निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट और कॉस्ट परसेंट हम कैसे निकालेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल से हम इसको समझते हैं कि प्रॉफिट और लॉस हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो मैंने एग्जांपल लिया, ए शॉपकीपर बॉट ए चेयर फॉर रुपीज दिस, इतने की एक शॉपकीपर ने खरीदी है, एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज दिस, इतने रुपए में उसने उसको सेल किया है। फाइंड गेन परसेंट। देखिए, यहां तो हमें बताया हुआ है कि गेन हो रहा है, गेन मीन्स प्रॉफिट। ठीक है,
गेन हो रहा है, क्योंकि सेलिंग प्राइस हमारा कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका गेन निकालेंगे और वी कैन से प्रॉफिट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हम डायरेक्टली लिखते हैं प्रॉफिट। हमें पता है हमारा एसपी माइनस सीपी होता है, यानी 400 माइनस 375 इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा 25 रुपीज। ठीक है, ये तो हमारा आ गया प्रॉफिट। ठीक, अब हमें निकालना लेकिन क्या है, परसेंट, प्रॉफिट परसेंट और गेन परसेंट। तो अब हम निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट, और प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला हमारा क्या है, प्रॉफिट जो कि कितना है हमारा 25 अपॉन कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस क्या है हमारी 375 अपॉन 375 इंटू 100 हो गया। यहां से इसको कैलकुलेट करिए तो हमारा आएगा 100 अपॉन 11 यानी 91 अपॉन 11%। ये क्या आ गया हमारा गेन। ओके, अब कोई और एग्जांपल दे दिया जाए जिसमें हमें पूछा जाए कि लॉस परसेंट निकालिए, तो पहले हम लॉस निकालेंगे और फॉर्मूले में रखकर, फॉर्मूला क्या है हमारा, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, वहां से हम लॉस परसेंटेज फाइंड कर लेंगे। तो नेक्स्ट है कुछ टैक्सेस के बारे में। पहली चीज तो टैक्स होता क्या है, देखिए हम कोई चीज को खरीदते हैं या हम किसी चीज को सेल कर रहे हैं, ठीक है, दोनों पर ही हमें कुछ टैक्स पे करना पड़ता है और वो टैक्स हमारा गवर्नमेंट को जाता है। ठीक, तो सेल्स टैक्स हो गया, एक रफ आइडिया ले लेते हैं छोटा सा। सेल्स टैक्स हमारा होता है जब हम किसी चीज को सेल कर रहे हैं तो उस पर जो टैक्स हम पे कर रहे हैं वो हमारा सेल्स टैक्स हो गया। वैल्यू एडेड टैक्स, नाम से ही थोड़ा क्लियर हो रहा है कि जब भी किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होती है और जहां जहां उसके रेट में चेंज आता है वो हमारा वैल्यू एडेड टैक्स हो जाता है। ठीक है, अब जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है, जो दोनों ही चीजों पर लगता है, गुड्स पर भी और सर्विसेज पर भी जो हम टैक्स पे करते हैं वो हमारा जीएसटी होता है। ठीक है, ये हमारा 2017 से अभी हमारे ऊपर अप्लाई होता है, लेवीड है। ठीक है, बट सेल्स टैक्स और वेट अब हम पे नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब इन टैक्सेस को निकालते कैसे हैं वो हम समझते हैं एक एग्जाम्पल को लेकर। एग्जाम्पल मैंने लिया है, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए पेयर ऑफ शू 450 रुपीज है। ठीक है, एक पेयर ऑफ शू की कॉस्ट इतनी है और उसके ऊपर आप, क्योंकि अभी तो जीएसटी हमारे ऊपर है, हमें पे करना पड़ता है, लेकिन क्योंकि तीनों ही के बारे में हम बात कर रहे थे तो मैंने इसलिए तीनों लिखे हैं। ठीक है, परसेंट इतना है, यानी हम चाहे सेल्स टैक्स निकाले वो भी ऐसे ही निकलेगा, हम वेट निकाले वो भी ऐसे ही निकलेगा और जीएसटी निकाले वो भी ऐसे ही निकाला जाएगा। ठीक है, तो हम जीएसटी की बात करते हैं। जीएसटी हमारा है 5%। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, बिल अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए कि हमारा जो 5% जीएसटी है वो कितना अमाउंट है। ठीक है, वो कितना है जो टैक्स हम पे कर रहे हैं। तो यानी जीएसटी हमारा हो जाएगा, अमाउंट ऑफ जीएसटी इसको लिख सकते हैं 5 अपॉन जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो 450 इंटू 100। ठीक है, तो कितना आ गया यहां से 22 रुपीज 50 पैसे। ठीक, ये तो हमारा आ गया अमाउंट ऑफ जीएसटी, यानी जीएसटी लगने के बाद कितना अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, ये वो है। तो अब हमें निकालना है कि हमें कितना बिल पे करना है विद जीएसटी, जिसमें कि जीएसटी इंक्लूड किया जाएगा। तो वो कितना हो जाएगा, बिल अमाउंट इक्वल टू जो हमारी कॉस्ट प्राइस है प्लस टैक्स अमाउंट, जितना टैक्स उसमें ऐड करना है। तो वो हो गया 450 प्लस 22 रुपीज 50 पैसा, यानी टोटल आ गया 472 रुपीज 50 पैसा। ओके,
तो इतना अमाउंट ये हमारा बिल अमाउंट है जो शॉपकीपर को फाइनली हमें एक पेयर ऑफ शू के लिए पे करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट से पहले थोड़ा सा हम सिंपल इंटरेस्ट को देख लेते हैं जो हम लास्ट क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा कैसे फाइंड आउट करते थे हम? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारा था प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, ऐसे हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकलता था। और यहां से अमाउंट यानी एट द एंड ऑफ द ईयर हमें जो अमाउंट पे करना है वो क्या होता था? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये हमारा अमाउंट निकालने का फॉर्मूला था। अब हमारा आता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ऑफ द लास्ट ईयर। ऐसा इंटरेस्ट जो कि लास्ट ईयर के अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। इसको एग्जाम्पल लेते हैं और फिर समझते हैं। सपोज हमारा प्रिंसिपल है, इसको P1 ले लेते हैं। प्रिंसिपल हमारा है सपोज 500 रुपीज। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 10% और टाइम हम 2 ईयर ले लेते हैं। ठीक है, यहां से सिंपल इंटरेस्ट तो हम सिंपली निकाल लेंगे। P की वैल्यू ये है, रेट हमें 10% दिया हुआ है और टाइम हमारा 2 है, उससे हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हम बात कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को जब हम निकालते हैं तो देखिए, अगर सिंपल इंटरेस्ट वाले मेथड से निकालकर पहले हम इसको समझते हैं। तो यहां से P हमारा है 500 इंटू 10 इंटू टाइम हम पहले 1 ईयर के लिए निकालेंगे। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में तो डायरेक्टली हम यहाँ पर 2 लिखते थे और कैलकुलेट कर लेते थे। ठीक है, बट इसको पहले हम 1 ईयर के लिए निकालते हैं क्योंकि हमें समझना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। तो यहां से हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा? ये आया 50 रुपीज। ठीक है, ये आया हमारा इंटरेस्ट 50 रुपीज। अब इससे निकालते हैं हम अमाउंट। तो अमाउंट हमारा, इसको A1 ले लेते हैं। अमाउंट हमारा क्या आया? प्रिंसिपल यानी P1 प्लस सिंपल इंटरेस्ट जो भी हमारा निकला है, और P1 हमारा है 500 प्लस 50 यानी अमाउंट हमारा आया 550 रुपीज। ठीक, ये आया हमारा A1। ओके, अब हम सेकेंड ईयर के लिए जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो अमाउंट A1 है वो हमारा प्रिंसिपल बन जाएगा। ठीक, ये डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में कि सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल वही होता है चाहे जितने भी ईयर्स के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हैं इंटरेस्ट को, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल हर बार चेंज हो जाता है। यानी क्या होता है, जो लास्ट ईयर का अमाउंट है वही प्रिंसिपल नेक्स्ट ईयर के लिए बन जाता है। तो अब इसको करते हैं, यानी ये हमारा हो गया P2। तो अब हम जब सेकेंड ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे तो हम यहां पर लिखेंगे P2 इंटू R इंटू T अपॉन 100 और P2 हमारा कितना है 550 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100 और कैलकुलेट करिए तो ये यहां से हमारा इंटरेस्ट आया 55 रुपीज। ओके, तो अब क्योंकि इंटरेस्ट पहले 50 था अब 55 हो गया तो डेफिनेटली अमाउंट भी चेंज हो जाएगा क्योंकि प्रिंसिपल भी चेंज है, इंटरेस्ट भी चेंज है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा 550 प्लस 55 रुपीज। ओके, तो कितना हो गया ये, इनको प्लस कर दीजिए। ठीक है, 5 कितने रुपीज 605 रुपीज। ठीक, ये आया हमारा अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। ठीक है, तो अगर अब यहां से हम निकालें कि हम ये कितना कंपाउंड इंटरेस्ट बना तो CI हमारा क्या होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट हमारा क्या आया है 605 माइनस प्रिंसिपल हमारा क्या था
500, 100, 5 रुपीज। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट ये निकला। ठीक, तो आई थिंक ये समझ आया होगा। ये मेथड था लॉन्ग तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड करने का, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना था कि कैसे हमारा अमाउंट प्रिंसिपल बन जाता है नेक्स्ट ईयर के लिए। ओके, अब इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। क्या है फॉर्मूला? है हमारा A इक्वल्स टू P1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर n। ठीक है, जब बात की जा रही है ईयरली, ठीक है, चाहे 1 ईयर हो, 2 ईयर हो, 3 ईयर हो, 4 ईयर हो, किसी भी ईयर के लिए अगर बात की जा रही है तो हम फॉर्मूला यही लगाएंगे। अब अगर हाफ ईयरली की बात की जाएगी तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 2n। ये है हाफ ईयर के लिए। ठीक है, जब हाफ ईयरली बात की जाएगी तो 2n हो जाएगा। देखिए 2n किस लिए हो जाएगा? क्योंकि 1 ईयर में कितने हाफ होते हैं? 2 हाफ होते हैं, इसलिए यहाँ पर हमारा 2n हो जाएगा। अब अगर क्वार्टरली की बात की जाएगी तो 1 ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो यहाँ पर हमारा 4n हो जाएगा। तब हमारा हो जाएगा फॉर्मूला A इक्वल्स टू P1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर 4n। किसके लिए? क्वार्टरली के लिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हो गए कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड करने के। कैसे ईयरली निकालेंगे, कैसे हाफ ईयरली निकालेंगे, कैसे क्वार्टरली निकालेंगे। ओके, अब ये फॉर्मूले हैं जब कंपाउंड इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, बट कहीं पर डिक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? डिक्रीज वाले केस में A इक्वल्स टू P1 माइनस R अपॉन 100 रेज टू पावर n हो जाएगा जब हम रिडक्शन की बात करेंगे तब। ठीक है, तो ये तो हो गए फॉर्मूले। तो नेक्स्ट हम कंपाउंड इंटरेस्ट को एक एग्जांपल से निकालते हैं उसके फॉर्मूले की हेल्प से। ठीक है, प्लीज दिस फॉर 2 ईयर एट 10% पर एनम। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने से पहले हम क्या निकालेंगे? अमाउंट निकालेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा हमें मालूम है A इक्वल्स टू P1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर n। इसमें वैल्यूज रखिए। P हमारा है 12,600, 1 प्लस R हमारा है 10 अपॉन 100 और टाइम कितना है? 2 ईयर। ओके, तो यहां से कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आएगा 110 अपॉन 100 और कितनी टाइम है? 2 टाइम्स। ठीक है, तो यहां से हमने कैलकुलेट किया तो हमारा इतना आया अमाउंट 15,246 रुपीज। ओके, और हमें निकालना क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा क्या हो जाएगा? A माइनस P, यानी 15,246 माइनस 12,600। ओके, तो कितना आ जाएगा यहां से? 2,646 हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हमें मिल गया। ठीक है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना आया? 2,646 रुपीज। तो इस तरीके से हम फॉर्मूला अप्लाई कर भी कंपाउंड इंटरेस्ट को निकाल सकते हैं। ये इसका सिंपलेस्ट वे है। ठीक है।